सभी दर्शक ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरह के केंचुए इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये आपको पतले दिखाई देंगे। पीटर मॉरिन ने कहा है कि भूमि के लिए उचित सम्मान के बिना एक स्वस्थ और सार्थक समाज होना संभव नहीं है। देश की प्रगति है तब तक अधूरी किसान के विकास के बिना ना होगी पूरी। किसान के विकास के बिना ना होगी पूरी। अधिकांश देशों में कृषि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कड़ी मेहनत शामिल है, लेकिन यह देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देता है। औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि अर्थव्यवस्था की एकमात्र रीढ़ थी। यह मानवता के लिए जीवन का सबसे विश्वसनीय स्रोत होने के साथ साथ आपके ईमानदार स्रोतों में से एक है। एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा विषय है जिसमें विद्यार्थी जीविका के साथ साथ देश सेवा भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जेसी जोरा गोल्डन स्टार चैनल से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैरियर एंड गाइडेंस के पार्ट 2 में एग्रीकल्चर से, अगर डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर के विषय लेकर के अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो क्या क्या उसके लाभ बच्चे को मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट अगर छात्र या छात्रा इसमें कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको अपनाया जा सकता है। श्री मोहन सिंह जोरा, प्लीज़। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आज आदरणीय जगदीश जी जोरा साहब एक बहुत ही ज्वलंत कहें या आज की ज़रूरत कहें विषय को लेकर हम सबसे रूबरू हो रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इन्होंने एग्रीकल्चर कृषि के संबंध में हमसे कुछ विचार अपने आदान प्रदान करने हेतु कहा है। तो उसी क्रम में निवेदन है कि सर्वप्रथम बच्चा जो कि +2 एग्रीकल्चर में करता है उसके लिए आगे ऑप्शंस बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी एग्रीकल्चर वो करना चाहे तो कर सकता है। इस कृषि विषय को लेकर अध्ययनरत छात्राओं, लड़कियों के लिए विभागीय सब्सिडी कहें या अनुदान कहें या सहायता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो कृषि विभाग द्वारा भी +2 के बाद 15,000 और एग्रीकल्चर बीएससी 20,000 और पीएचडी के बाद 30,000 रुपये छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है। उसके उपरांत अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहे तो आफ्टर ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में सर्विसेज, उसके अलावा आपके प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में, और कई ऑप्शन, खुद का व्यवसाय भी अगर करना चाहे तो वो एक बच्चा अपना भविष्य को आगे स्वर्णिम विषय में चेंज कर सकता है। एमएससी के उपरांत वो लेक्चरशिप के लिए किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, उसके उपरांत वो प्लस बीएड करके भी अपने कैरियर को और संवार सकता है। पीएचडी करके डॉक्टरेट, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या नई वैरायटियों की खोज, तो इस तरह से अपार जिसे कहें हमारे पास अपार इसकी एक योजनाएं कहें या अपार हमारे पास रास्ते कहें कृषि में +2 बीएससी और पीएचडी के बाद हमारे पास हैं। तो हमारा तो यही निवेदन कि हमारे आने वाले जो युवा हैं वो अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आए, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर उसको आंकें तो एग्रीकल्चर से ही उस देश को, उस समाज को, उस शहर को, उस गांव को आंका जा रहा है। तो हमारा निवेदन, आप आइए एग्रीकल्चर के अंदर। मोहन सिंह जी, हमारा ये मानना है कि कृषि के क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से स्कोप हैं, तो आज मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि
कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसको कम से कम लागत में अगर नए युवा जो है इसको शुरुआत करना चाहें तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा शेड लगाया गया है। इसमें जगह जगह पर गोबर दिखाई दे रहा है और इस तरह से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें। वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं ईंटों से 3 इंटू लंबाई अपने हिसाब के साथ एक काश्तकार या एक जो भी युवा वर्ग का आदमी छात्र है लंबाई अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है बेड की 3 फुट बाय ये जो अपने बनाई है 60 फुट की एक बेड है। इस बेड के अंदर सबसे पहले कच्चा गोबर जो आप ये देख रहे हैं, ये हम आसपास की डेयरी से इस कच्चे गोबर को एकत्र कर इस बेड के अंदर इस गोबर को ठंडा करने के उपरांत, यहाँ ये बात रखनी जरूरी है कि इस गोबर को ठंडा करके ही इस बेड में डालेंगे। बेड में गोबर डालने के उपरांत फिर इसमें केंचुए डालेंगे। अब केंचुओं के बारे में हम आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक केंचुए तो मिट्टी खाने वाले केंचुए और एक केंचुए जो कि गोबर खाने वाले केंचुए। गोबर खाने वाले केंचुए इसकी ऑस्ट्रेलियन वैरायटी फर्टीडा आइसिना, ये केंचुए की एक वैरायटी है जो कि गोबर को ही खाते हैं, मिट्टी को नहीं खाते। तो उन केंचुओं को इस जो आपने बेड के अंदर गोबर डाला है उसके अंदर छोड़ देंगे। छोड़ने के उपरांत उसे टाइम टू टाइम पानी देते रहेंगे, हल्का हल्का पानी, फुहारे की तरह फुहारा मारकर। और इसका आपसे निवेदन करूं कि टेम्परेचर 7 से 27 डिग्री टेम्परेचर अपने को मेंटेन रखना है। तो इस प्रोसेस के बाद 2.5 या 3 महीने में ये केंचुए खाद को बिल्कुल चाय पत्ती की तरह है काला करके, मतलब केंचुआ जो गोबर खाएगा और विष्टा के रूप में जो खाद निकालेगा या अपनी विष्टा निकालेगा उसे कहते हैं अपनी वर्मी कंपोस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रचुर मात्रा में। तो वो आपके समक्ष वो हम आपको दिखाएंगे। वो केंचुए गोबर को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर देंगे। इसमें जरा ये जो केंचुए की बात आपने कही कि 2 तरह के केंचुए हैं, इसमें क्या कोई डिफरेंस ऐसा कैसे पता लगता है या कहाँ से इसको मंगवाने का बन सकता है, कृपया बताएं। जी सर, केंचुए एक्चुअली ये अपने पास भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जो इसका रेट है फर्टीडा आइसिना केंचुए, वो थोड़े देखने में बारीक, बिल्कुल सुई के नोक की तरह बिल्कुल पतले पतले केंचुए, और जो मिट्टी खाने वाला केंचुआ होगा वो आपको थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा जी। और ये थोड़ा सा चमकदार रंग लिए हुए होंगे आपके जो गोबर खाने वाले केंचुए। तो इस केंचुओं का जो प्राइस है वो 300 रुपये पर केजी के हिसाब से अपनी इस यूनिट पे भी है, और कहीं अगर वर्मी कंपोस्ट यूनिट चल रही है तो आप वहाँ से ले सकते हैं जी। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इधर काफ़ी बड़े एरिया के अंदर यहाँ पर लगाए गए हैं जो आप इसको बेड्स बोल रहे हैं। तो इसमें कितना टाइम हो गया है ये गोबर जो डाला गया है इसमें बेड्स में, और कितना टाइम कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, जरा कृपया इसको विस्तार से बताएं। ये देखो, ये बिल्कुल चाय पत्ती के दाने की तरह अपनी खाद तैयार है, जिसको अपने चाय पत्ती के दाने की तरह कहेंगे। ये बिल्कुल खाद ये आपकी ज़मीन में डालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसको लगभग डाले हुए 2 से 2.5 महीने गर्मियों में, और सर्दियों में लगभग ये 3 से 3.5 मंथली एक साइकिल पूरा होने में टाइम लेती है। तो इसमें लगभग 3 मंथ का समय लगता है इसको पूरा तैयार होने में। जी जी जी। और क्या जो है गोबर डालते हैं तो उसके तुरंत बाद ही केंचुए डाले जाते हैं या कुछ समय इसमें बाद में डाले जाते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तुरंत गोबर डालने के बाद उपरांत केंचुए नहीं डाल सकते। उसे एक कम से कम गोबर डालने के 2 या 3 दिन उपरांत उसके अंदर आप इसको कहें गोडी या जिसको कहें इसके अंदर काट लगाते रहना चाहिए जी। क्यों? गोबर में जो गैसेज हैं, विषैली गैसेज, मीथेन या और दूसरी गैसेज हैं, उन अगर अपने तुरंत इसके अंदर केंचुए डाल देंगे तो वो तुरंत हाथों हाथ ही केंचुए उस टाइम खत्म हो सकते हैं जी। तो उनसे बचाव के लिए जरूरी है अभी कम से कम उन गैसों को निकालकर गोबर को ठंडा करने के उपरांत ही उसमें केंचुए छोड़े जाएंगे। तो इसमें कृपया मोहन सिंह जी जरा दिखाएं, दर्शकों को पता लगे कि जो केंचुए हैं, कुछ अगर केंचुए दिख सकते हैं तो किस तरह के दिखाई देते हैं, कृपया। ये देखिए,
ये केंचुए इस तरह के। सभी दर्शक ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरह के केंचुए इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। क्योंकि अभी तो ये आपको पतले दिखाई देंगे, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल लगभग ख़त्म हो चुका है, ये खाद को तैयार कर चुके हैं। और जब इसके अंदर कच्चा गोबर डालेंगे अपने, उसके खाने के उपरांत इनकी मोटाई में कुछ वृद्धि होगी और ये थोड़े से आकार में भी बड़े हो जाएंगे जी, इस तरह से केंचुए। जी जी। अब आप बताएं कि इसमें 3-3.5 मंथ के बाद जब ये खाद पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो इसको किस तरह से स्टोर किया जाता है? 3 महीने के उपरांत, जैसा कि आप प्रत्यक्ष रूप से देख ही रहे हैं, ये खाद बिल्कुल चाय पत्ती के दाने की तरह तैयार हो जाएगी। उसके उपरांत केंचुओं को अलग करने वाला एक पंजा है, पंजे से इसके ऊपर वाले हिस्से की गोडी करेंगे जी। गोडी करने के उपरांत जिससे केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता, उस पंजे से गोडी करके उसकी केंचुओं को अलग कर दिया जाता है। अलग उसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जी। तो गोडी करने के उपरांत केंचुए धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ठीक है। नीचे जाने के बाद क्या होगा, केंचुए नीचे वाले गोबर में चले जाएंगे और ऊपर वाले जो खाद है अपने उसको हटा के नीचे एकत्र करके और यहाँ से अपने टोकरों के सहायता से या जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उससे इसको लेके अपने स्टोर रूम में जाके वहाँ इसको संग्रहित जी। तो उसके बाद क्या कार्यवाही की जाती है? जब जैसे जैसे अपने गोडी मारकर इसको छोड़ रहे हैं तो केंचुए नीचे जाते जाएंगे, तो 2 या 3 गोडियों के उपरांत 2 से 3 बार उतारने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी, नीचे सिर्फ केंचुए केंचुए बचेंगे जी उस खाद के अंदर। ठीक है। तो उसके उपरांत हमें जो हमने डेयरियों से ये गोबर इकट्ठा किया है, ये ठंडा किया हुआ गोबर है, इस गोबर को डाल के उस केंचुओं को वापस ये जो बाहर रखा हुआ है ये सब गोबर जो है गोबर, ये फ्रेश गोबर है, ये डेयरी फार्म से इकट्ठा किया हुआ है। जी जी जी। वहां से हमने परचेज किया ये डेयरी फार्म से। तो इसको ठंडा करने के उपरांत आपने वापस बेड में डालेंगे और बेड में वही प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी जी। 2.5 से 3 महीने बाद फिर इसका नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करने की बात हुई तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है कि टेम्परेचर उतना ही सुनिश्चित करते हैं? इसके लिए मेरा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इसकी छत जो है अपने डालने को तो आदमी जैसे कोई टीन वाली छत या सीमेंट वाली छत भी डाल सकता है, लेकिन क्या जैसे टीन वाली छत है वो गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा अपने यहाँ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ज़्यादा होने के कारण इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है। तो हाई टेम्परेचर से क्या केंचुओं को डैमेज होने का खतरा है। तो उसके लिए या तो बारदाना या हमने यहाँ एक नया इनोवेशन किया है, एक्सपेरिमेंट, ये आपकी गिलोय की बेल है। इस गिलोय की बेल को हमने इसके ऊपर सेट कर दिया जी। तो उससे क्या है, गिलोय की बेल ठंडी जैसे जैसे फैलेगी तो नीचे छायादार जगह रहेगी और गर्मियों में जो इसका मेन टेम्परेचर 7 से 27 डिग्री, जैसे हमने 7 से 27 डिग्री होना चाहिए। 7 डिग्री से कम और 27 से ज्यादा होने पर केंचुओं को नुकसान हो सकता है जी। इधर मैं देख रहा हूँ कि बेड जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शुरुआत है उसमें गोबर की, और इस साइड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंस है। तो कृपया बताएं कि क्या इसमें और इसमें क्या अंतर आया है? इसमें मैं आपको बताऊं सर, उसमें वो फ्रेश गोबर अब दोबारा हमारे द्वारा इसके अंदर भरा जा रहा है जी। और ये जो आप इधर देख रहे हैं जिसमें आप डिफरेंस बता रहे हैं, ये इसमें गोडी लगाई जा चुकी है। ओके। इस गोडी लगाने के बाद आधा या 1 घंटा हम इसको यूं ही छोड़ेंगे। ठीक है। छोड़ने के बाद आगे आओ मैं आपको दिखाता हूँ वो खाद को कैसे उतारेंगे। वो खाद में दोनों बेड के माध्यम से, ये देखो इस तरह से हमने खाद उतारी। ठीक है। वो बीच में बेड्स के बीच में आपको दिखाई दे रही है, वो खाद उतार के छोड़ी हुई है। दोनों बेड्स के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर उतार ली गई है, खाद उतार ली है। अब इस खाद को अपने यहाँ से हमारे स्टोर रूम के अंदर, आओ आपको दिखाऊं। इस तरह से हम इस खाद को एकत्र कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका स्टोर रूम है जिसके अंदर जब इसमें खाद का अंतिम रूप आ जाता है तो इसको यहाँ पर एकत्रित कर दिया जाता है। अब हम दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम कहें कि काश्तकार की इच्छा अनुसार वो स्वतंत्र है, वो जितने भी बजट से इस काम को
स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल पर जैसा चाहे वो कर सकता है जी। अगर प्रारंभ में देखें तो वो एक बेड से, बेड मतलब 3 फुट चौड़ी और लगभग 40 या 50 या 60 फुट जितनी उसके पास आपकी ज़मीन अवेलेबल है उस हिसाब से उस बेड को बना सकता है। 30 या 40 फुट लंबाई की लेके वो एक बेड से अपना काम शुरू कर सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। जी। और इसके साथ साथ मैं अब जानकारी चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को या नए जो इसको प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले युवा हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे प्लीज़? संदेश देने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, जो कि आज की किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए, जैसे नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है मनी इन्वेस्टमेंट। तो इस एक बेड के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ बेड की कॉस्ट जी और उसके अलावा जैसे FYM गोबर की खाद इसकी कॉस्ट प्लस इसका जो आपका बेनिफिट है, एक बेड से एक स्टूडेंट कहें या एक व्यवसायी कहें भी कम से कम एक महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये सेव कर सकता है जी। इसी को आप मल्टीप्लाई करके अपने उस हिसाब से जैसे बेड की आपकी संख्या है तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा जी। और अब आप जो है इस एग्रीकल्चर को क्योंकि आप पूरा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, इसी विषय से आप पूरा स्नातक हैं और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसे लाभ भी आपने बता दिए हैं, इसके साथ साथ ऐसी जानकारी प्रदान करें कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएँ? मेरा सभी स्टूडेंट्स से, सभी छात्रों से यही निवेदन रहेगा कि सबसे पहले तो कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, अपने हौसले को मत गिरने दें। किसी ने सच कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है जी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से नहीं यारो हौसलों से उड़ान होती है। वाह। तो उड़ान अगर आपने करनी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप एजुकेशन में लीजिए, चाहे आप किसी व्यवसाय में लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहले आपका हौसला होना चाहिए। हौसला और सच्चाई का मार्ग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही। जी जी। तो इसमें आप सबसे पहले अपना हौसला रखिए। आप अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी तरह से उस कार्य के शुरू करने से पहले निपुण हुई, उसका पूरा नॉलेज लें। नॉलेज लेने के बाद आप किसी भी फील्ड में उतरें। तो मेरा यही निवेदन है कि एग्रीकल्चर किसी भी देश के आंकलन के लिए सबसे बड़ी इकाई एग्रीकल्चर को ही माना जाता है। अगर देश का किसान या युवा खुशहाल तो वो देश खुशहाल। तो एग्रीकल्चर के बिना शायद जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते जी। और एग्रीकल्चर के लिए स्वस्थ मृदा स्वस्थ धरा, जैसे कि हमारे PM साहब का एक नारा कि हमारी स्वस्थ मिट्टी होगी, हमारी स्वस्थ ज़मीन होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा जी। तो उसके लिए यही है कि हमारी ज़मीनों को उपजाऊ करने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस जैविक, जिसे आज अपने जैविक का नाम दे रहे हैं। हमारे बुजुर्ग पुरातन समय से इस खेती को अपना रहे हैं, जिसे अपने बरानी खेती भी कहते थे जी। पेस्टिसाइड रहित खेती, बिना किसी जहर के खेती। आज बच्चों से लेकर बड़े तक सब बीमारियों से ग्रसित। तो उसमें बड़ा एक कारण है हमारे खान पान में उलटफेर। हमारे अपने खान पान को बदला, उसके अंदर आज आदमी के पास पैसा बहुत, लेकिन उसके पास उसके स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत गंभीर नहीं है। तो इसी कारण दिन ब दिन वो रोगों से ग्रसित हो रहा है। तो इसके लिए यह भी कम से कम अगर लार्ज स्केल पर नहीं तो अपने खाने के लिए तो हम एक छोटे से स्केल पर खेती करें, ऑर्गेनिक खेती जी। वो ऐसी खेती जिसमें कोई जहर ना हो, जमीन में भी जहर ना दें, फोलियर के रूप में और स्प्रे के रूप में भी जहर ना दें। तो इस ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। तो मेरा यही निवेदन, आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए, हम आपके साथ हैं, कृषि विभाग आपके साथ हैं। और जैसा कि हमारे आदरणीय भाई साहब JC जोरा साहब नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। इस तरह की वीडियो से हमारे युवाओं को एक नया रास्ता देने के लिए इन्होंने एक जो मुहिम चलाई, खुद भी शिक्षा विभाग में एक अच्छे ही लेक्चरर के पोस्ट पे रहे, उन्होंने अपना ज्ञान बांटा, उसके उपरांत भी अभी इस समाज से जुड़े हुए हैं। तो बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और हमारा निवेदन कि आप इस क्षेत्र में आइए और आपको बहुत अच्छी इनोवेशंस मिलेंगी और आप व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो अपने जीवन को और भी आप समृद्ध और खुशहाल कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गोल्डन स्टार चैनल से हमारे साथ आज जुड़े हुए थे मोहन सिंह जोरा जी, और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करूंगा कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की कि ये कैरियर और गाइडेंस के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जिसको यदि हमारे आने वाले जो युवा है
अगर इसको अपनाते हैं तो बहुत आगे से अच्छा कार्य कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।